Okay, so let's go ahead with more theory in ray optics. अब एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है एंड इट इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल. मैंने पहले भी मेंशन किया है. आई विल क्विकली टेल यू व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. द थिंग इज, एज यू रिमेंबर, जब भी एक रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करेगा तो क्या होता है? इट रिफ्रैक्ट्स. सो इफ इट इज गोइंग फ्रॉम rarer to denser, it bends towards normal. Okay, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको सिर्फ इतना बताता है दैट अगर आपने सेम रे को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस किया तो वो रे सेम पाथ फॉलो करेगा. मतलब पहले क्या था कि पहले वो एयर से मान लो ग्लास में आ रहा था, तो दिस इज द रे, दिस इज द पाथ A B C. लेट अस से A B C ये पाथ रे ने फॉलो किया. अगर मैंने इसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया, इफ आई लुक एट दिस रे इन रिवर्स डायरेक्शन, तो C to B एंड B to A, तो ये जो रे है रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, वो सेम पाथ फॉलो करेगा. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. जब एयर टू ग्लास जा रहा था तो ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. जब ग्लास टू एयर जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दैट्स इट. दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो इतना आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. देन वी हैव सीन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब. मैं क्विकली रिपीट करूंगा. The thing is, अगर आपको याद है, आपके पास एक ग्लास स्लैब है. You have a ray of light. Ray of light is going from air to glass, and as you already know, it will bend towards normal. Then at the second surface, नीचे, it is going from denser to rarer, मतलब glass to air, it will again undergo refraction, double refraction. double मतलब दो surface पे refraction यहाँ पे. So this ray undergoes refraction twice. तो क्या होता है, ये जो इंसिडेंट डायरेक्शन था, दिस इज इंसिडेंट डायरेक्शन. तो जो एमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट को पैरेलली बाहर निकलता है. तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता? ये रे सीधा जाता. लेकिन ग्लास स्लैब है, इसके लिए इसका डेविएशन हुआ. एमर्जेंट जो रे है, इट गोज पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, मतलब शिफ्ट हुआ. इसको आप बोलते हो लैटरल शिफ्ट. एक बात अच्छे समझ लो. इंसिडेंट रे, एयर टू ग्लास, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. देन रिफ्रैक्टेड रे, it goes from denser to away from normal. तो जो emergent ray है ये इंसिडेंट को पैरेलली बाहर आता है, मतलब शिफ्ट हो गया. तो कितना शिफ्ट हुआ वो निकालने के लिए you always draw a perpendicular from emergent ray to the original direction. This is called as lateral shift. परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना, क्योंकि परपेंडिकुलर इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. नहीं तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, हमने ये डिस्टेंस क्यों नहीं मेजर किया? बिकॉज दैट इज नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो इसको आप बोलते हो लैटरल शिफ्ट. और अगर आपको याद है, हमने थ्योरी क्लासेस में लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बनाया था. बाय द वे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस इज रिफ्रैक्शन R. तो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है, तो लैटरल शिफ्ट D, इसका फॉर्मूला था T, where T was thickness of this slab, sec R, नहीं तो अपॉन cos R भी लिख सकते हो, sin of I minus R. तो ये जो लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था थ्योरी क्लासेस में, लैटरल शिफ्ट इज जस्ट द शिफ्ट ऑफ रे व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब. ये पैरेलली शिफ्ट हो गया. ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधा जाता, लेकिन ग्लास स्लैब है तो ये पैरेलली बाहर निकल रहा है, मतलब शिफ्ट हुआ है. और वो शिफ्ट का फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब sec of angle of refraction into sine of angle of incidence minus refraction.
तो यहाँ पे वो फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है, यू कैन सी हियर T sec r sin of I minus r. Good, good. This was included in your theory classes, लेकिन नॉर्मल शिफ्ट theory classes में हुआ नहीं, तो नॉर्मल शिफ्ट दिस पार्ट इज पेंडिंग, ये आपका रेगुलर क्लासेस में सिलेबस में नहीं है. व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट? So basically idea is simple here. अब कंपेयर कर लेंगे हम लोग, बेटर इज टू कंपेयर ऑलवेज. ये था आपका लैटरल शिफ्ट. ओके, नॉर्मल शिफ्ट में क्या होता है? इन केस ऑफ नॉर्मल शिफ्ट यू हैव द स्लैब, ग्लास स्लैब, समथिंग लाइक दिस. ओके, गुड. इन दिस केस ये डायग्राम भी देख के आपको समझ में आ जाएगा. यहां पे आपके पास दो रेज है, देयर आर टू रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. तो यू हैव हियर टू रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. अगर ये स्लैब नहीं होता तो ये दोनों रेज कहीं तो यहां पे आके कॉन्वर्ज होते. अगर स्लैब नहीं होता तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं. लेट्स से इफ द ग्लास स्लैब वाज नॉट देयर, तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो द रेज विल मीट एट सम पॉइंट. इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हो. आई जस्ट फॉलो दिस, लेट अस से सम ओ डैश. करेक्ट. बट स्लैब होने की वजह से आपको पता है कि स्लैब होने की वजह से क्या होता है? व्हाट हैपेंस? रिफ्रैक्शन. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम. मैंने अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज नॉर्मल. नॉर्मल, whenever light goes from rarer to denser it bends. Rarer to denser it bends. Sure, good. So what will happen is, in this case the light will bend and it will bend towards normal. Towards normal है कि ये towards normal है? Yes, this one. So it will bend towards normal. Similar is true here. यहां पे भी ऐसा होगा. और the ray will come to focus at some other point O. स्लैब नहीं होता तो O डैश पे आना चाहिए था, लेकिन स्लैब है तो रिफ्रैक्शन हुआ. डेफिनेटली दो बार रिफ्रैक्शन होता है. यहां पे भी रिफ्रैक्शन होगा. ओके, आई एम नॉट शोइंग दिस. मैं बाकी जस्ट टू एक्सप्लेन यू कॉन्सेप्ट. डेफिनेटली यहां पे भी रिफ्रैक्शन होने वाला है. हम एक बार वापस से डायग्राम को रीड्रॉ कर लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. तो हाउ मच इज द शिफ्ट? x. दिस इज t. ओके, जस्ट अ मिनट. तो ये जो थिकनेस है, दिस इज t. अब इन दिस केस हमको फाइंड करना है व्हाट इज शिफ्ट. दिस इज नॉर्मल शिफ्ट. इसको लैटरल शिफ्ट बोलते हो, उसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हो, राइट? तो ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला, इट इज क्वाइट इजी. इट इज जस्ट थिकनेस ऑफ द स्लैब 1 - 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. कौन सा मीडियम? वो जो स्लैब था वो. ओके, तो मैं वापस एक बार बता रहा हूं. आई विल अगेन ड्रॉ दिस डायग्राम विथ डबल रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन एट टू सरफेसेस. तो व्हाट यू हैव इज, आपके पास एक स्लैब है. You have, let us draw a reference line. ये reference line है मान लो. Now we will take reference of this diagram. हमारे पास rays of light है यहाँ पे, two rays. There are many rays. मैं दो ही दिखा रहा हूँ just for the sake of simplicity. तो अगर स्लैब नहीं होता तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, और ये जो rays of light है ये सीधा सीधा जाके O डैश पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाते स्ट्रेट अवे. Right? Let me draw normal here. ये है आपका normal. This is normal. Correct? So when the ray of light meets this interface, it is going from rarer to
tensor, it will bend towards normal. So it bends towards normal like this, something like this. So it bends towards normal, something like this. Same is here. It will bend towards normal, something like this. More or less like this. अब इस surface पे at this interface, light is traveling from denser to rarer. It will bend away from normal. तो पहले मैं normal draw कर लेता हूँ यहाँ पे. It will bend away from normal. So it bends away from normal, something. Okay, तो ऐसा कुछ आएगा. And finally these rays meet at point O. तो स्लैब नहीं होता तो O डैश पे मिलने वाले थे, लेकिन स्लैब होने की वजह से O पे मीट हो रहे हैं. मतलब जहां पे इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए था वो शिफ्ट हो गया बाय डिस्टेंस x. T is thickness of this slab and mu is refractive index of this slab. So this shift is called as normal shift, which is given by x equal to t 1 minus 1 by mu. Right? Clear? यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे लैटरल शिफ्ट में था, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे स्ट्रेट अवे यू शुड नो what is the formula in terms of thickness of slab and in terms of refractive index of slab. Good? Clear? Then next topic, और अगला टॉपिक हम लोग कंपैरिजन में ही स्टडी करेंगे. We are going to study this only in comparison. So if you remember, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अभी तक हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही हैं. वी हैव नॉट चेंज द टॉपिक येट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ लिखा था. व्हाट इज रियल डेप्थ एंड व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? देखो, रियल डेप्थ इज, फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एनालॉजी. एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे गाड़ी के पीछे दूसरा गाड़ी है, उसको आप डायरेक्टली देख रहे हो, दैट इज रियल डिस्टेंस. करेक्ट? आप उसको मिरर में देखते हो, दैट इज एपरेंट डिस्टेंस. एज इट अपीयर्स, उसको एपरेंट डिस्टेंस बोलते हैं. तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, दो केसेस हो सकते हैं. एक, यू हैव ऑब्जेक्ट इनसाइड डेंसर मीडियम. ये आपके पास एक डेंसर मीडियम है. लेट अस टेक वाटर. मान लीजिए वाटर है. ऑब्जेक्ट इज इनसाइड डेंसर मीडियम. यहां पे ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ is, let us say, R, real depth. स्विमिंग पूल में कॉइन गिर गया, रियल डेप्थ इज वाटर लेवल से तो बॉटम तक का डिस्टेंस. लेकिन जब आप देखते हो तो आपको वो नियरर अपीयर होता है. इट अपीयर्स नियरर टू यू, सो दैट इज एपरेंट डेप्थ. करेक्ट? ऑब्जर्वर कहां पे है? ऑब्जर्वर बाहर है. ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड. तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमको शिफ्टेड दिखा, इट अपीयर्स नियरर. तो दिस मच ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज शिफ्ट. करेक्ट? राइट? तो व्हेन एन ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी शिफ्टेड एंड इट अपीयर्स नियरर टू यू. करेक्ट? गुड. तो अगर आपको याद होगा, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. तो अगर आपको याद होगा, यू हैव डिफाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मीडियम का. बाहर तो एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1. राइट? सो दिस इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. इज इट क्लियर? गुड. Shift, as you can see, real depth is apparent depth plus shift. So you can see here you have real depth as apparent depth plus shift. So shift here is real depth minus apparent depth. Correct? Good? Are we good? Now प्रॉब्लम ये है कि शिफ्ट फाइंड करना है तो शिफ्ट आपको नोन पैरामीटर्स में फाइंड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले बोला, ये एपरेंट है, इट अपीयर्स. और रियलिटी में यू कैन नॉट मेजर. आप ये एपरेंट मतलब इट ओनली अपीयर्स टू यू.
तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट मेजर दिस डायरेक्टली। फिर आप क्या करते हो, आप यहां से यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सी, फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन राइट apparent depth as real depth upon refractive index। तो ये आ जाएगा r माइनस r बाय म्यू। तो शिफ्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, शिफ्ट विल बी r कॉमन 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू। शिफ्ट कैसे फाइंड करोगे, अब अगर ये स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल में क्या डालते हो, वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 4/3 ओके। देन यू पुट अ मीटर स्केल इनसाइड। अब फिर आप देख सकते हो, हाँ अभी वो बॉटम को टच हो गया, इतना मीटर है। तो रियल डेप्थ कैन बी मेजर्ड, इसलिए हमने शिफ्ट का फॉर्मूला लाया है इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फिजिक्स अगर आपको अच्छे से करना है तो याद रखना, बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे 11th एंड 12th में। आपको हमेशा डेरिवेशंस में फॉर्मूला डिराइव करते वक्त ऑलवेज हैव टू ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर जो आप मेजर कर सकते हो। एपरेंट डेप्थ आप मेजर नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ दिखता है हमको। आईने में देख के कभी बोला है कि हाँ वो पीछे वाला गाड़ी इतने मीटर दूर है, नहीं, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट प्रिसाइजली। देन नेक्स्ट केस, तो बाय द वे ये जो केस था ये था ऑब्जर्वर इन rarer medium and object in denser medium, object in denser medium. Next case is observer in denser medium and object in rarer medium. Example is simple. Let us say you are swimming inside a swimming pool और आपको बाहर आवाज आया, plane, it is flying over here. So you have aeroplane which is flying over here. Okay, it is at some real height r from the surface of water. Okay, in this case it will actually appear to you that it is away. इस केस में उल्टा होता है, इस केस में ऑब्जेक्ट अपीयर्स नियरर कंपेयर्ड टू द रियल डिस्टेंस, हियर ऑब्जेक्ट अपीयर्स फार्दर अवे कंपेयर्ड टू द रियल डिस्टेंस। इसको मैं बोलूंगा एपरेंट हाइट। क्लियर, गुड। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, वेरी गुड। सिर्फ यहाँ पे ये उल्टा होता है, ये होता है एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, दैट्स इट। ओके, तो यहां से आपको मिल जाएगा एपरेंट हाइट ए इज इक्वल टू रियल हाइट इनटू म्यू। गुड। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स देयर इज शिफ्ट, दिस इज शिफ्ट। फ्रॉम दिस फिगर यू कैन से एपरेंट हाइट इज इक्वल टू शिफ्ट प्लस रियल हाइट। तो आप बोल सकते हो शिफ्ट इज एपरेंट हाइट माइनस रियल हाइट। तो आपके पास ये जो शिफ्ट है, एपरेंट इज नथिंग बट रियल हाइट इनटू म्यू माइनस रियल हाइट, मतलब म्यू माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास शिफ्ट का फॉर्मूला इन बोथ केसेस। गुड, राइट। हमको इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने तो पता होना चाहिए फॉर्मूलास। ओके, तो आई विल नॉट इरेज इट, आई विल कीप दिस एज इट इज। नाउ नॉर्मली ये जो मीडियम है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मली ये मीडियम या तो ग्लास बोला होता है या तो ये वाटर बोला होता है। तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप इन केस ऑफ वाटर एंड इन केस ऑफ ग्लास फॉर्मूला डिराइव करके रख लो। बाय द वे दिस इज व्हाट यू नीड। ये शिफ्ट का फॉर्मूला आपके ऑलरेडी है, लेकिन अगर इससे भी आप कॉम्पैक्ट कर सको तो कर लेते हैं। सो लेट अस डू। मान लो यहाँ पे शिफ्ट क्या था, 1 माइनस 1 बाय म्यू टाइम्स ऑफ आर, राइट। फॉर ग्लास, मान लो हमारे पास ग्लास है, मतलब ये जो आपके पास डेंसर मीडियम था वो ग्लास है। टेबल के ऊपर एक कॉइन था, उसके ऊपर मैंने ग्लास का स्लैब रख दिया, दैट पीस। ओके, तो कॉइन विल अपीयर नियरर।
तो कितना शिफ्ट होगा, और ग्लास आपको पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, 1 माइनस 3/2 तो ऊपर 2/3 इंटू आर, मतलब दिस इज r/3, करेक्ट। मतलब अगर रियल डेप्थ 9 सेंटीमीटर है, मान लो 9 सेंटीमीटर, तो शिफ्ट विल बी 9/3, 3 मतलब apparent will be 6 मीटर नाउ, है ना। apparent will be 6 मीटर, फाइंड कर सकते हो apparent, you can just find apparent also. What I am saying is, what was real? 9. What is shift? 3. तो ये कितना आएगा? That is what I am telling you. तो आपको 6 मीटर पे अपीयर होगा वो ऑब्जेक्ट। Then case 2 is for water. Just a minute. Case 2 is for water. तो अगर ऐसा है कि स्विमिंग पूल के अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट गिर गया, you know for water refractive index is 4/3. तो shift will be 1 minus 1 upon 4/3. Yes, 1 minus 3/4 into r. So this is r/4, right? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, a coin falls into a beaker containing water of depth 10 centimeter, by how much the image of the object will appear to be shifted? 2.5. What will be apparent depth? 10 minus 2.5 मतलब 7.5. वेरी गुड। तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देन सिमिलरली हमने जो फॉर्मूलाज यूज किए हैं, सेकेंड केस का भी देख लेते हैं। सेकेंड केस के लिए यू शुड रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शिफ्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शिफ्ट? r into mu minus 1, राइट। तो वापस सेम केस फॉर ग्लास। वैसा है कि एक प्लेन को देखना है और मैं एक रूम में हूं जिसका टॉप ग्लास से कवर्ड है, तो आई एम लुकिंग फ्रॉम ग्लास। तो फॉर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2, तो शिफ्ट विल बी r into 3/2 minus 1, दिस इज 1/2, तो r/2। तो हाफ डिस्टेंस से शिफ्टेड दिखेगा। ओके, गुड। देन फॉर वाटर, यू आर इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के अंदर से आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो इन दिस केस शिफ्ट विल बी r 4/3 minus 1, दिस इज हाउ मच? r/3, करेक्ट। तो यू शुड नो ऑल दिस फॉर्मूलाज। अब जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ये पता होगा, तो फास्ट होगा। तो दिस इज ऑल आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू हियर। देखो ये था शिफ्ट फॉर वाटर, h/4 आया था कि हमारा h/4 फॉर वाटर r/4। मैंने वहां पे सिर्फ h बोला है, यहाँ पे इसको r बोल रहे हैं, राइट। फॉर ग्लास h/3 r/3, फॉर वाटर h/3 r/3, फॉर ग्लास h/2 r/2, करेक्ट। ना कुछ नहीं, नाम चेंज किया है, डजंट मैटर इफ यू कॉल h और r, क्या फर्क पड़ता है। नहीं आप, आई मीन हियर डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट बाकी जगह पे देयर आर सम रिजर्व सिंबल्स। ओके, गुड। देन उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपके पास एक कंटेनर है, मान लो यू हैव अ कंटेनर, सम बीकर, इसमें हमने पानी भर के रखा है या कोई लिक्विड भर के रखा है। ओके, कंसीडर इट टू बी फिल्ड विद सम लिक्विड, कुछ लिक्विड है यहाँ पे, राइट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे लिक्विड है, इफ देयर इज सम लिक्विड ओवर हियर, तो इस लिक्विड के अगर बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट है,
और हम इसको बाहर से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी नियरर, मतलब शिफ्टेड। गुड। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो खुद बॉटम इट अपीयर्स टू बी नियरर, शिफ्टेड। करेक्ट। तो हमको एपरेंट शिफ्ट ऑफ द बॉटम भी निकालना है। लेट अस से, इसको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट करता हूं। ऐसा मान लेते हैं कि हमने एक लिक्विड लिया, उसके ऊपर हमने एक दूसरा लिक्विड लिया, उसके ऊपर हमने एक तीसरा लिक्विड लिया, so on so forth। ओके। पहले लिक्विड का जो डेप्थ है या थिकनेस है उसको मैं D1 बोलता हूं, दूसरे लिक्विड के थिकनेस को मैं D2 बोलता हूं, तीसरे लिक्विड के थिकनेस को मैं D3 बोलता हूं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास, लेट अस से दिस इज μ3, दिस इज μ2 एंड दिस इज μ1। अब टोटल शिफ्ट, पहला लिक्विड भी बॉटम को शिफ्ट करेगा, दूसरा भी करेगा और तीसरा भी करेगा। तो हमको अब टोटल शिफ्ट कितना वो देखना है। सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग if a beaker contains various immiscible liquids। what is immiscible? that they don't mix with each other। okay। जैसे ऑयल के ऊपर अगर if you put water, what happens is what floats? water on oil or oil on water? oil on water, depends on the density of the liquid basically। तो जो सबसे डेंसर लिक्विड है वो नीचे जाएगा, सबसे नीचे। उसके बाद जो लिक्विड है दैट इज रेयर कंपेयर टू द बॉटम, उसके ऊपर जो है इट इज रेयर कंपेयर टू द बॉटम। राइट। तो देयर आर टू टास्क दैट यू आर सपोज टू फाइंड। दो चीजें आपको फाइंड करनी है। एक तो ये जो बॉटम है, अब आप बीकर के अंदर देख रहे हो और 3 लिक्विड्स के थ्रू देख रहे हो, तो बॉटम खुद ही शिफ्टेड दिखेगा। तो व्हाट इज एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम। नंबर 2, अगर इन तीनों लिक्विड्स को मैं सिंगल लिक्विड कंसीडर करता हूं तो कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा। जैसे वाटर का आपने बोला 4/3, यहाँ पे 3 लिक्विड है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, आपको ये फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे? इट इज सिंपल, इट इज वेरी सिंपल टास्क। सबसे पहले यू नीड टू नो बेसिक थिंग्स। बेसिक फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। राइट। हमको एपरेंट डेप्थ फाइंड करना है, सो दैट इज रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो फॉर्मूला आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, एक ही है बेसिकली। तो बाय द वे, एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ बीकर, ये जो बीकर का जो बेस है उसका एपरेंट डेप्थ, राइट, ये शिफ्ट किसकी वजह से होगा? एक पहले लिक्विड की वजह से, फिर दूसरे की वजह से, फिर तीसरे की वजह से। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे इन दिस केस एपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम इज apparent depth produced by first liquid plus apparent depth produced by second liquid plus apparent depth produced by liquid। right। तो ऐसा आप कर सकते हो, you see। okay, but what was apparent depth? real depth upon refractive index। so real depth of first by refractive index of first liquid plus real depth of second refractive index of second liquid plus real depth of third upon refractive index of third liquid। करेक्ट। बट रियल डेप्थ ऑफ फर्स्ट लिक्विड को आपने D1 नाम दिया है, D1 by μ1 प्लस D2 by μ2 प्लस D3 by μ3। ये आ गया एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ बीकर या फिर ऑफ द बेस ऑफ बीकर। करेक्ट। अगर 4 लिक्विड होंगे तो प्लस D4 by μ4, 5 होंगे तो प्लस D5 by μ5। यहां तक क्लियर है? यस। तो टोटल एपरेंट डेप्थ इज D1 by μ1 प्लस D2 by μ2 प्लस D3 by μ3 प्लस D4 by μ4, जितने होंगे उतने। गुड। हमारा टास्क है, ये एक टास्क कंप्लीट हो गया। दूसरा टास्क क्या था? What is if I treat these 3 liquids to be one liquid। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो मिक्स हो गए,
बट इफ वी अज्यूम कि ये तीनों मिला के सिंगल लिक्विड है, तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन? तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस लिक्विड्स. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रियल डेप्थ अपॉन apparent depth. Real depth upon apparent depth. Good. By the way, what is total real depth now? D1 plus D2 plus D3. Total real depth. Total real depth of all the liquids together is D1 plus D2 plus D3. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन एज D1 plus D2 plus D3 upon apparent depth of the bottom. क्या था apparent depth of the bottom? D1 by mu1 plus D2 by mu2 plus D3 by mu3. तो ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. नाउ एक दो स्पेशल केसेस ले लेते हैं हम लोग. लेट अस से देयर आर टू लिक्विड्स और दोनों का डेप्थ सेम है, मतलब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D. दो ही लिक्विड है, तो क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन? इट विल बी D प्लस D, मतलब 2D अपॉन D बाय mu1 एंड प्लस D बाय mu2. मैंने कॉमन निकाल लिया, D कॉमन निकाल लिया, कैंसल कैंसल. तो दिस विल बी 2 mu2 प्लस mu1 अपॉन mu1 इंटू mu2. ये अपॉन mu1 इंटू mu2 ये ऊपर जाएगा, इट विल बिकम mu1 इंटू mu2 अपॉन mu1 प्लस mu2. राइट, करेक्ट. अब ये फॉर्मूला कहां यूज करोगे? ऐसा बोल दिया, देयर आर टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 and 4/3 of the same thickness. What is the refractive index of the combination of the same thickness? Same thickness है, right? Formula है, right? Solve करो. You will be getting 2 into 4/3, 3/2 upon 4/3 plus 3/2 cancel cancel, right? This is cancel cancel. This is only 4. नीचे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 plus 9. 8 plus 9 17/6. ये ऊपर जाएगा 24/, right? So this is how you are supposed to find out refractive index of combination. तो ये चेक फॉर्मूला वही मिलने वाला है, D1 plus D2 plus D3, D1 by mu1 plus D2 by mu2 plus D3 by mu3. और स्पेशल केस जो मैंने बताया, if you have only two liquids of same thickness, then you get this. Okay, so I will note it down here. If there are two liquids of same depth या same thickness, okay, then D1 equal to D2 equal to D and mu1 और mu2 equal नहीं है. When by the way, अगर mu1 और mu2 भी इक्वल हो जाएंगे तो सेम ही लिक्विड है. When you are saying mu1 equal to mu2, मतलब there are no two liquids, you have just one liquid. तो वो केस नहीं हो सकता. Good. तो I expect कि यहाँ तक आपको समझा है. It is clear up to this point. Good. सिर्फ this one will not be there in the PDF. तो ये मैंने just एक example discuss कर लिया. Now इसके बाद हमने सीखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो आई टोल्ड यू कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो मैंडेटरी कंडीशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? डू यू रिमेंबर व्हाट इज TIR? Those who are at home listening to me from home, it is because of TIR, because I am using optical fiber cable which works on total internal reflection. तो पहला मैंडेटरी कंडीशन ये होता है, रे ऑफ लाइट शुड ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर. हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जो डेंसर मीडियम में है, एंड आई टोल्ड यू कि यहां से लाइट विल गो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. तो ये जो रे है, it will go straight, it will not bend. Why it will not bend?
बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो आता है। ये हमने स्टेट बोर्ड क्लासेस में भी डिस्कस किया है। नाउ मतलब मैं इसका नामकरण कर देते हैं। इट इज ऑलवेज गुड टू गिव सम नेम। ओ ए, तो ओ ए जो रे है ये बेंड नहीं होगा, नॉट बेंड, इट विल गो स्ट्रेट। ये ओ बी जो रे है, इट इज नाउ बेसिकली गोइंग फ्रॉम denser to, it will bend away from normal। तो अगला जो रे है, लेट अस से ओ सी, it is also going from denser to air, it will bend away from normal। तो as you see, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, पहला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। There will be a stage when for a given angle of incidence the light goes grazing to the surface। okay, so this angle for which angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree is called as critical angle। हमने डिफाइन कैसे किया था? हमने बोला था the angle of incidence inside denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90, that angle is called as critical angle। तो कंडीशन नंबर 2 फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हुआ, अब द लाइट विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट। so light will not be able to go out, it will be totally internally reflected for any angle of incidence greater than critical angle IC। तो दो मैंडेटरी कंडीशंस थे, राइट। देन आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमने कैसे बनाया था? तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बनाने के लिए व्हाट डिड यू डू? आपने बोला लेट अस टेक अ रे व्हिच इज इंसिडेंट एग्जैक्टली एट क्रिटिकल एंगल। ओके, तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। ये है इंसिडेंट रे, ये है क्रिटिकल एंगल, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। आप आई हैव टोल्ड यू वन रूल, रे ऑफ लाइट जहां से ओरिजिनेट हो रहा है उसको मीडियम, बाहर के मीडियम को मीडियम 2 बोलेंगे। गुड, फिर आप अप्लाई करोगे स्नेल्स लॉ एट दिस इंटरफेस एक्स वाई। स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 into sine of angle in medium 1 equal to refractive index of medium 2 into sine of angle in medium 2। but medium 2 is air, air का refractive index is 1, sin 90 is 1, μ1 तो मैं म्यू बोल रहा हूं, म्यू sin IC। तो आपको मिल जाएगा यहां से, यू कैन गेट sin IC equal to 1 by mu, मतलब IC is sin inverse of 1 by mu। करेक्ट? हमेशा स्नेल्स लॉ अप्लाई करके ही चालू करना है। क्यों? क्योंकि मैंने एक मीडियम दिखाया, एक एयर है एक मीडियम है। मैं यहाँ पे 2 मीडियम डाल सकता हूँ, नॉट एयर, ग्लास एंड वाटर। आई कैन पुट 3 मीडियम। ओके, तो इन दैट केस अगर आप एज इट इज फॉर्मूला को यूज करने की कोशिश कर रहे हो तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे दूसरा मीडियम एयर था, इसलिए ये 1 था। इसके ऊपर कोई और मीडियम रखता हूं मैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस इज 1। ओके, गुड। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू solve this or derive equation for this। तो total internal reflection के फॉर्मूला तक हम आए। टुमारो वी विल गो इन डिटेल्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, और फाइबर ऑप्टिक्स में एक दो नए पैरामीटर्स हम डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपर्चर। ये स्टेट बोर्ड में थ्योरी में कवर नहीं होता है, इट इज प्योरली फॉर जेईई नीट। उसके बाद फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश, ये भी रेगुलर में कवर नहीं होता है। So that will be introduced in the next session।